हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे 4th सेमेस्टर बी.कॉम का महामाई पार्ट 2 का टिप्पणी और नोट्स देखने जा रहे हैं। टिप्पणी लेखिए। 1. गिरिपल्वी। गिरिपल्वी नाटक का एक महत्वपूर्ण सहायक पात्र है, जो महामाई की सेविका होने के साथ साथ उसकी विश्वस्त सहयोगी भी है। उसका चरित्र सरल, निष्ठावान और कर्तव्यपरायण है, लेकिन उसके भीतर मानवीय संवेदनाएं भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। वह नाटक में घटनाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गिरिपल्वी का प्रमुख गुण उसकी निष्ठा है। वह पूरी तरह से महामाई के आदेशों का पालन करती है और उसके प्रति पूर्ण समर्पित रहती है। चाहे राजकुमारी को ढूंढना हो या संजीव और राजकुमारी का पीछा करना, वह हर कार्य ईमानदारी से करती है। वह महामाई की शक्ति और अधिकार को स्वीकार करती है और उसके निर्णयों पर सामान्यतः प्रश्न नहीं उठाती, लेकिन गिरिपल्वी केवल एक कठोर सेविका नहीं है। उसके भीतर करुणा और संवेदना भी है। जब वह राजकुमारी के दुख को देखती है तो उसका हृदय द्रवित हो जाता है। वह स्वीकार करती है कि राजकुमारी का दुख उससे देखा नहीं गया, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वह पूरी तरह निष्ठुर नहीं है। यही मानवीय पक्ष उसे एक जीवंत और यथार्थ पात्र बनाता है। गिरिपल्वी का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष उसका द्वंद्व है। एक ओर वह महामाई की आज्ञा का पालन करती है, दूसरी ओर उसे कई बार सच्चाई और न्याय का आभास भी होता है। जैसे जब महामाई कहती है कि संजीव और राजकुमारी ने वेश बदल लिया है, तो गिरिपल्वी तुरंत विश्वास नहीं कर पाती। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह अंधभक्ति में पूरी तरह डूबी नहीं है, बल्कि अपनी समझ भी रखती है। नाटक के अंत में जब वह संजीव और राजकुमारी को निष्कासित करती है, तो उसकी आवाज में कठोरता के साथ साथ पीड़ा भी झलकती है। वह जैसे एक निर्णय सुना रही हो, लेकिन भीतर से वह पूरी तरह सहमत नहीं है। यह स्थिति उसके आंतरिक संघर्ष को दर्शाती है। गिरिपल्वी का चरित्र यह भी दर्शाता है कि सत्ता के अधीन रहने वाले लोग अक्सर अपने कर्तव्य और मानवीय भावनाओं के बीच फंस जाते हैं। वह पूरी तरह से न तो महामाई की तरह क्रूर है और न ही संजीव की तरह विद्रोही। वह इन दोनों के बीच की एक कड़ी है। निष्कर्षतः गिरिपल्वी एक संतुलित और संवेदनशील पात्र है, जो नाटक में मानवीयता, निष्ठा और आंतरिक संघर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। उसका चरित्र यह दिखाता है कि कठोर परिस्थितियों में भी मनुष्य के भीतर संवेदना जीवित रहती है। मदन। नाटक में मदन एक अत्यंत रोचक, बहुआयामी और व्यंग्यपूर्ण चरित्र के रूप में प्रस्तुत होता है। वह केवल हास्य उत्पन्न करने वाला पात्र नहीं है, बल्कि उसके माध्यम से लेखक ने जीवन, मृत्यु, अंधविश्वास और मानवीय स्वभाव पर गहरी टिप्पणी की है। मदन का चरित्र नाटक को हल्के फुल्के हास्य से भरने के साथ साथ गंभीर विचारों को भी सामने लाता है। सबसे पहले, मदन एक विदूषक और कलाकार है। वह नाटकों में अभिनय करता है और अपने बहरूपीयपन के कारण अलग अलग रूप धारण करता रहता है। वह स्वयं स्वीकार करता है कि वह रोज नया वेश और नया नाम इसलिए अपनाता है ताकि मृत्यु उसे पहचान न सके। यह उसकी चतुराई और जीवन के प्रति उसके व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। हालांकि वह यह भी मानता है कि यह केवल अंधविश्वास है, जिससे उसकी यथार्थवादी सोच प्रकट होती है। मदन का चरित्र हास्य और व्यंग्य से भरपूर है। उसकी बातचीत, विशेषकर मंजरी और मदरंगी के साथ, दर्शकों को हंसाती है। वह अपनी पत्नियों के साथ झगड़ों, प्रेम और छल के माध्यम से मानवीय कमजोरियों को उजागर करता है। उसकी बातों में चुटीलापन है, जो नाटक के गंभीर वातावरण को हल्का बनाता है। इसके साथ ही मदन एक व्यावहारिक और दार्शनिक व्यक्ति भी है। वह संजीव को ये समझाता है कि जीवन दुखों से भरा होने के बावजूद मनुष्य उसमें अर्थ खोजता रहता है। वह मृत्यु के विषय में भी स्पष्ट दृष्टिकोण रखता है और ये स्वीकार करता है कि कोई भी मृत्यु को पूरी तरह धोखा नहीं दे सकता। इस प्रकार वह अंधविश्वास और यथार्थ के बीच संतुलन स्थापित करता है। मदन का एक और महत्वपूर्ण पक्ष उसका स्वार्थी और अवसरवादी स्वभाव है। वह अपनी सुरक्षा और लाभ के लिए परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेता है। मंजरी की मृत्यु के प्रसंग में उसका व्यवहार उसकी कमजोरी और छलपूर्ण प्रवृत्ति को उजागर करता है। वह अपनी गलती छिपाने के लिए झूठ बोलता है, जिससे उसके चरित्र की नकारात्मक छवि भी सामने आती है। फिर भी मदन पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। उसमें जीवन के प्रति लगाव और संघर्ष करने की इच्छा है। वह मानता है कि जब तक संभव हो, जीवन के इस खेल को खेलते रहना चाहिए। यही दृष्टिकोण संजीव को भी प्रेरित करता है कि वह हार मानने के बजाय संघर्ष करे। अंततः मदन का चरित्र नाटक में हास्य, व्यंग्य, यथार्थ और दर्शन का सुंदर मिश्रण प्रस्तुत करता है।
वह दर्शकों को हंसाने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करता है। इस प्रकार मदन नाटक का एक अत्यंत प्रभावशाली और यादगार पात्र है, जो कहानी को गहराई और जीवंतता प्रदान करता है। संजीव। नाटक का प्रमुख पात्र संजीव एक जटिल, संवेदनशील और विचारशील चरित्र के रूप में सामने आता है। उसके माध्यम से लेखक ने जीवन, मृत्यु, प्रेम, स्वतंत्रता और विज्ञान बनाम आस्था जैसे गहरे विषयों को उजागर किया है। संजीव का चरित्र एक साधारण चिकित्सक से एक विद्रोही और स्वतंत्र विचारक बनने की यात्रा को दर्शाता है। प्रारंभ में संजीव एक आज्ञाकारी पुत्र और कुशल चिकित्सक के रूप में दिखाई देता है। वह अपनी माई शेतवी की आज्ञा का पालन करता है और उसकी शक्ति पर विश्वास रखता है। उसकी चिकित्सा भी माँ के आशीर्वाद से ही सफल होती है। इससे उसका निर्भर और पारंपरिक स्वभाव स्पष्ट होता है। किंतु जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है, संजीव के भीतर आत्मसंघर्ष और द्वंद्व उत्पन्न होता है। एक ओर वह माँ की आज्ञा और मृत्यु की शक्ति को स्वीकार करता है, वहीं दूसरी ओर उसका चिकित्सक धर्म उसे जीवन बचाने के लिए प्रेरित करता है। राजकुमारी का उपचार करना उसके जीवन का निर्णायक मोड़ बनता है, जहाँ वह पहली बार माँ की इच्छा के विरुद्ध जाता है। संजीव का चरित्र प्रेम और करुणा से परिपूर्ण है। राजकुमारी के प्रति उसका प्रेम केवल आकर्षण नहीं, बल्कि उसे जीवन देने और बचाने की सच्ची भावना से जुड़ा है। वह उसके लिए अपनी माँ से भी टकराने को तैयार हो जाता है। उसका यह प्रेम उसे साहस और स्वतंत्रता का मार्ग दिखाता है। इसके साथ ही संजीव एक स्वतंत्रता का खोजी और विद्रोही व्यक्तित्व बन जाता है। वह माई के भय और नियंत्रण से मुक्ति चाहता है। वह मानता है कि मनुष्य को अपने निर्णय स्वयं लेने चाहिए और जीवन का अर्थ स्वयं तलाशना चाहिए। उसका यह विद्रोह केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि मानवीय स्वतंत्रता का प्रतीक है। संजीव का एक महत्वपूर्ण पक्ष उसका दार्शनिक दृष्टिकोण है। वह जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने का प्रयास करता है। वह यह स्वीकार करता है कि मृत्यु अनिवार्य है, फिर भी वह जीवन को बचाने और उसे अर्थपूर्ण बनाने का प्रयास करता है। इस प्रकार वह विज्ञान और मानवीय संवेदनाओं के बीच संतुलन स्थापित करता है। अंततः संजीव का चरित्र संघर्ष, प्रेम, साहस और स्वतंत्रता का प्रतीक बन जाता है। वह एक ऐसे नायक के रूप में उभरता है जो परंपराओं और भय के विरुद्ध खड़ा होकर अपनी राह स्वयं चुनता है। उसके माध्यम से ये संदेश मिलता है कि सच्चा जीवन वही है जिसमें व्यक्ति अपने विवेक और साहस के साथ निर्णय ले और मानवता के पक्ष में खड़ा हो। इस प्रकार संजीव नाटक का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पात्र है, जो कथा को गहराई और अर्थ प्रदान करता है। राजकुमारी। नाटक में राजकुमारी का चरित्र अत्यंत महत्वपूर्ण, भावनात्मक और परिवर्तनशील है। उसके माध्यम से लेखक ने प्रेम, साहस, स्त्री स्वतंत्रता और जीवन के प्रति जिजीविषा जैसे विषयों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रारंभ में वह एक कोमल, भावुक और असहाय युवती के रूप में दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व दृढ़ और साहसी बन जाता है। सबसे पहले राजकुमारी एक भावुक और संवेदनशील युवती के रूप में सामने आती है। वह संजीव के प्रति अपने प्रेम को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ व्यक्त करती है। उसका प्रेम अत्यंत गहरा और सच्चा है, जिसके कारण वह अपने जीवन तक को त्यागने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी यह भावुकता उसके चरित्र की प्रमुख विशेषता है। राजकुमारी का चरित्र प्रेम की तीव्रता और समर्पण को दर्शाता है। वह संजीव को अपना सर्वस्व मान लेती है और उसे ही अपना जीवन साथी चुनती है, यहाँ तक कि वह अपने राजसी वैभव और सुख सुविधाओं को छोड़कर एक साधारण जीवन जीने के लिए भी तैयार हो जाती है। यह उसके प्रेम की सच्चाई और दृढ़ता को दर्शाता है। इसके साथ ही राजकुमारी एक साहसी और दृढ़ निश्चयी स्त्री के रूप में उभरती है। प्रारंभ में वह मृत्यु से नहीं डरती, क्योंकि वह निराश और जीवन से विरक्त हो चुकी होती है। लेकिन जब उसे प्रेम मिलता है तो वह जीने की इच्छा से भर जाती है। वह माई जैसी शक्तिशाली सत्ता का भी सामना करने से नहीं डरती और अपने प्रेम की रक्षा के लिए हर जोखिम उठाने को तैयार रहती है। राजकुमारी का एक महत्वपूर्ण पक्ष उसका आत्मविकास और परिवर्तन है। वह एक निर्भर और कमजोर युवती से एक आत्मनिर्भर और जागरूक स्त्री में परिवर्तित होती है। वह अपने निर्णय स्वयं लेने लगती है और अपने जीवन का मार्ग खुद चुनती है। यह परिवर्तन उसे नाटक का सशक्त पात्र बनाता है। इसके अतिरिक्त राजकुमारी का चरित्र स्त्री स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का प्रतीक है। वह केवल प्रेम में डूबी हुई नायिका नहीं है, बल्कि अपने अधिकारों और इच्छाओं को भी महत्व देती है। वह समाज और परंपराओं के बंधनों को तोड़कर अपने प्रेम और जीवन के लिए संघर्ष करती है। अंततः राजकुमारी का चरित्र प्रेम,
साहस, त्याग और स्वतंत्रता का सुंदर संगम है। वह नाटक में आशा और जीवन की प्रतीक बनकर उभरती है। उसके माध्यम से ये संदेश मिलता है कि सच्चा प्रेम मनुष्य को कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत और स्वतंत्र बनाता है। इस प्रकार राजकुमारी नाटक का एक अत्यंत प्रभावशाली और प्रेरणादायक पात्र है, जो कहानी को भावनात्मक गहराई और शक्ति प्रदान करता है। पुष्पा नाटक में पुष्पा एक सहायक किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र के रूप में प्रस्तुत होती है। उसका चरित्र राजकुमारी की सखी के रूप में उभरता है, जो न केवल उसकी भावनाओं को समझती है, बल्कि हर परिस्थिति में उसका साथ भी देती है। पुष्पा के माध्यम से लेखक ने मित्रता, नारी संवेदनशीलता और व्यावहारिक बुद्धि का सुंदर चित्रण किया है। सबसे पहले, पुष्पा एक सच्ची और निष्ठावान सखी है। वह राजकुमारी के सुख दुख में बराबर की सहभागी है। जब राजकुमारी संजीव के प्रेम में पड़ती है, तो पुष्पा उसके भावों को समझती है और उसे प्रोत्साहित करती है। वह उसकी मनःस्थिति को भलीभांति पहचानती है और हर कदम पर उसका साथ देती है। पुष्पा का चरित्र व्यावहारिक और समझदार है। जहाँ राजकुमारी भावनाओं में बह जाती है, वहीं पुष्पा संतुलित दृष्टिकोण अपनाती है। वह परिस्थिति के अनुसार उचित सलाह देती है और राजकुमारी को सही दिशा में मार्गदर्शन करती है। उदाहरण के लिए, वह राजकुमारी को संजीव के सामने अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करती है और उसे आत्मविश्वास देती है। इसके साथ ही पुष्पा एक सहायक और मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। वह राजकुमारी और संजीव के बीच संवाद स्थापित करने का कार्य करती है। वह राजकुमारी की भावनाओं को संजीव तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार वह कथा के विकास में एक सेतु का कार्य करती है। पुष्पा का एक अन्य महत्वपूर्ण गुण उसकी संवेदनशीलता और सहानुभूति है। वह राजकुमारी के दुख और भय को गहराई से महसूस करती है। जब राजकुमारी मृत्यु या निराशा की बातें करती है, तो पुष्पा उसे समझाती है और उसका मनोबल बढ़ाती है। वह हर स्थिति में उसे सकारात्मक सोच की ओर प्रेरित करती है। हालांकि पुष्पा मुख्य पात्र नहीं है, फिर भी उसका चरित्र नाटक में महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। उसके बिना राजकुमारी का प्रेम और उसकी भावनाएं इतनी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाती। वह नाटक में संतुलन और सहारा प्रदान करने वाली शक्ति के रूप में कार्य करती है। अंततः पुष्पा का चरित्र मित्रता, समझदारी और सहानुभूति का प्रतीक है। वह दर्शाती है कि एक सच्चा मित्र वही होता है जो हर परिस्थिति में साथ दे और सही मार्ग दिखाए। इस प्रकार पुष्पा नाटक का एक सरल किंतु प्रभावशाली पात्र है, जो कथा को भावनात्मक गहराई और संतुलन प्रदान करता है। महामाई माई नाटक में महामाई माई का चरित्र अत्यंत प्रभावशाली, जटिल और रहस्यमय है। वह केवल एक माँ नहीं, बल्कि मृत्यु, नियति और भय की प्रतीक शक्ति के रूप में प्रस्तुत होती है। उसके माध्यम से लेखक ने जीवन और मृत्यु के शाश्वत संघर्ष, मानवीय अहंकार और अंधविश्वास पर गहरी टिप्पणी की है। सबसे पहले, महामाई एक अलौकिक और शक्तिशाली सत्ता के रूप में दिखाई देती है। वह संजीव की माँ है, किंतु साथ ही मृत्यु की देवी के रूप में भी कार्य करती है। उसका नियंत्रण जीवन और मृत्यु दोनों पर है। वह मनुष्य के भाग्य और नियति को निर्धारित करने की क्षमता रखती है, जिससे उसका चरित्र अत्यंत प्रभावशाली बन जाता है। महामाई का चरित्र निष्ठुर और कठोर प्रतीत होता है। वह जीवन को नष्ट करने में संकोच नहीं करती और भावनाओं को कमजोरी मानती है। राजकुमारी के प्रति उसका व्यवहार इसी कठोरता को दर्शाता है। वह प्रेम और करुणा को भ्रम मानती है और मृत्यु को एक स्वाभाविक सत्य के रूप में स्वीकार करती है। इसके साथ ही महामाई एक दार्शनिक दृष्टिकोण रखने वाली पात्र है। वह संजीव को समझाती है कि मृत्यु जीवन का अनिवार्य हिस्सा है और मनुष्य को इसे स्वीकार करना चाहिए। उसके विचारों में गहराई है, क्योंकि वह जीवन की अस्थिरता और नश्वरता को उजागर करती है। इस प्रकार वह केवल नकारात्मक नहीं, बल्कि विचारोत्तेजक भी है। महामाई का एक महत्वपूर्ण पक्ष उसका अहंकार और नियंत्रण की भावना है। वह चाहती है कि संजीव हमेशा उसकी आज्ञा का पालन करे और उसके नियंत्रण में रहे। जब संजीव उसके विरुद्ध जाकर राजकुमारी का उपचार करता है, तो वह क्रोधित हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि वह अपने अधिकार और शक्ति को चुनौती नहीं सहन कर सकती। फिर भी महामाई पूरी तरह हृदयहीन नहीं है। उसके भीतर मातृत्व का भाव भी कहीं न कहीं मौजूद है, परंतु वह उसे व्यक्त नहीं करती। वह संजीव की कमजोरियों से प्रेम नहीं करती,
बल्कि उसे कठोर सत्य सिखाना चाहती है। उसका यह व्यवहार एक कठोर गुरु के समान है, जो अपने शिष्य को कठिन मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। महामाई का चरित्र भय और यथार्थ का प्रतीक है। वह यह दर्शाती है कि मृत्यु का भय ही मनुष्य को जीवन के अर्थ की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। उसके बिना मनुष्य का अस्तित्व और उसकी उपलब्धियां अधूरी हैं। अंततः महामाई नाटक की केंद्रीय शक्ति है, जो कथा को दिशा और गहराई प्रदान करती है। वह जीवन और मृत्यु के बीच चल रहे संघर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। उसके माध्यम से ये संदेश मिलता है कि मनुष्य को भय और नियति से लड़कर ही अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करनी होती है। इस प्रकार महामाई का चरित्र नाटक का सबसे सशक्त और विचारोत्तेजक तत्व है, जो दर्शकों को गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। 10 अंक वाले प्रश्न। 1. गिरिपल्ली पाठ के आधार पर महामाई और संजीव के संबंध तथा उनकी भूमिका का वर्णन कीजिए। उत्तर। नाटक में महामाई, शेतवी और संजीव का संबंध अत्यंत जटिल, गहन और प्रतीकात्मक है। यह केवल मां बेटे का संबंध नहीं है, बल्कि जीवन और मृत्यु, परंपरा और विद्रोह, भय और स्वतंत्रता के बीच चलने वाले संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों पात्र नाटक की केंद्रीय धुरी हैं और उनकी भूमिका कथा को दिशा और अर्थ प्रदान करती है। सबसे पहले महामाई और संजीव का संबंध मां बेटे का संबंध है। महामाई ने संजीव को पाला पोसा है और वह उसकी जीवन यात्रा की मार्गदर्शक रही है। संजीव भी प्रारंभ में अपनी मां के प्रति पूर्णतः आज्ञाकारी है और उसकी शक्ति तथा आशीर्वाद पर विश्वास करता है। उसकी चिकित्सा की सफलता भी माई की कृपा पर निर्भर मानी जाती है। इस प्रकार उनके संबंध में प्रेम, विश्वास और निर्भरता का भाव प्रारंभ में स्पष्ट दिखाई देता है, किंतु यह संबंध धीरे धीरे संघर्ष और विरोध में बदल जाता है। संजीव का चिकित्सक धर्म उसे जीवन बचाने के लिए प्रेरित करता है, जबकि महामाई मृत्यु और नियति की प्रतिनिधि है, जो जीवन के अंत को स्वाभाविक मानती है। जब संजीव राजकुमारी का उपचार माई की अनुमति के बिना करता है, तो उनके बीच टकराव उत्पन्न हो जाता है। यह टकराव केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि विचारधारात्मक भी है। महामाई की भूमिका मृत्यु, नियति और भय की प्रतीक के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह मानती है कि मृत्यु जीवन का अपरिहार्य सत्य है और मनुष्य को इसे स्वीकार करना चाहिए। वह संजीव को बार बार ये समझाने का प्रयास करती है कि उसका ज्ञान सीमित है और वह नियति को बदल नहीं सकता। उसके माध्यम से लेखक ने ये दर्शाया है कि मृत्यु का भय ही मानव सभ्यता और उसके विचारों को आकार देता है। दूसरी ओर संजीव की भूमिका जीवन, करुणा और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में उभरती है। वह एक चिकित्सक होने के नाते जीवन को बचाने को अपना कर्तव्य मानता है। वह माई के भय और नियंत्रण से मुक्त होना चाहता है और अपने निर्णय स्वयं लेना चाहता है। राजकुमारी के प्रति उसका प्रेम उसे साहस देता है कि वह माई का विरोध कर सके। इस प्रकार वह मानव की स्वतंत्र चेतना और संघर्षशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। महामाई और संजीव के संबंध में दार्शनिक गहराई भी दिखाई देती है। माई जीवन की नश्वरता और मृत्यु की अनिवार्यता पर जोर देती है, जबकि संजीव जीवन के मूल्य और स्वतंत्रता की खोज करता है। दोनों के विचारों के बीच का यह द्वंद्व नाटक का मुख्य विषय बन जाता है। अंततः महामाई और संजीव का संबंध संघर्ष, प्रेम और विचारों के टकराव का अद्भुत उदाहरण है। महामाई जहाँ नियति और मृत्यु की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, वहीं संजीव जीवन, प्रेम और स्वतंत्रता का प्रतीक है। उनके बीच का संघर्ष यह दर्शाता है कि मनुष्य को अपने भय और सीमाओं से लड़कर ही अपनी पहचान और स्वतंत्रता प्राप्त करनी होती है। इस प्रकार दोनों पात्रों की भूमिका नाटक को गहराई, अर्थ और प्रभाव प्रदान करती है और दर्शकों को जीवन के मूल प्रश्नों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। 2. दवाखाने में आए तीनों पात्रों, औरत, मारा और मदन, का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके माध्यम से नाटक का संदेश स्पष्ट कीजिए। उत्तर। नाटक में दवाखाने का दृश्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहाँ 3 भिन्न प्रकार के पात्र, औरत, मारा और मदन, आते हैं। ये तीनों पात्र समाज के अलग अलग वर्गों और मानसिकताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके माध्यम से लेखक ने अंधविश्वास, मानवीय कमजोरियों और जीवन के यथार्थ को उजागर करते हुए नाटक का मूल संदेश प्रस्तुत किया है। सबसे पहले औरत का चरित्र एक साधारण, भोली भाली और अंधविश्वासी स्त्री का प्रतीक है। वह अपनी समस्या के समाधान के लिए दवाखाने में आती है और माई के आशीर्वाद तथा चमत्कारों पर अधिक विश्वास करती है।
उसके माध्यम से ये दिखाया गया है कि समाज का एक बड़ा वर्ग आज भी तर्क और विज्ञान के बजाय अंधविश्वास पर निर्भर रहता है। वह भावनात्मक रूप से कमजोर है और आसानी से किसी भी बात पर विश्वास कर लेती है। दूसरा पात्र मारा है, जो एक पीड़ित और दुखी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। वह अपनी बीमारी और कष्ट से मुक्ति पाने के लिए दवाखाने में आता है। मारा का चरित्र यह दर्शाता है कि दुख और संकट की स्थिति में मनुष्य किसी भी सहारे की तलाश करता है, चाहे वह तर्क संगत हो या नहीं। उसकी पीड़ा उसे विवश बना देती है और वह समाधान के लिए हर संभव रास्ता अपनाना चाहता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पात्र मदन है, जो एक चतुर, व्यंग्यपूर्ण और यथार्थवादी व्यक्ति है। वह अपने अभिनय और बहरूपीयपन के कारण जीवन को एक खेल की तरह देखता है। मदन अंधविश्वासों पर पूरी तरह विश्वास नहीं करता, बल्कि उन्हें समझते हुए भी परिस्थितियों के अनुसार उनका उपयोग करता है। उसके माध्यम से लेखक ने समाज की चतुराई, स्वार्थ और व्यावहारिकता को उजागर किया है। वह दूसरों को हंसाने के साथ साथ जीवन के कटु सत्य भी सामने लाता है। इन तीनों पात्रों के माध्यम से नाटक का मुख्य संदेश स्पष्ट होता है कि मनुष्य अंधविश्वास, भय और अपनी कमजोरियों के कारण सत्य से दूर हो जाता है। औरत अंधविश्वास का प्रतीक है, मारा दुख और असहायता का, जबकि मदन व्यावहारिकता और चतुराई का प्रतिनिधित्व करता है। इन सबके बीच संजीव का वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये संदेश देता है कि जीवन में तर्क, ज्ञान और साहस का महत्व सबसे अधिक है। अंततः यह कहा जा सकता है कि दवाखाने के ये तीनों पात्र नाटक के सामाजिक और दार्शनिक पक्ष को उजागर करते हैं। इनके माध्यम से लेखक ये संदेश देता है कि मनुष्य को अंधविश्वास और भय से ऊपर उठकर सत्य, विज्ञान और आत्मविश्वास का मार्ग अपनाना चाहिए। तभी वह जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ सकता है। 3 पाठ के आधार पर गुफा के रहस्य, राजकुमारी की मानसिक अवस्था और संजीव के चरित्र का वर्णन कीजिए। उत्तर: नाटक में गुफा, राजकुमारी की मानसिक अवस्था और संजीव का चरित्र तीनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व हैं, जो मिलकर कथा को गहराई और दार्शनिक अर्थ प्रदान करते हैं। इनके माध्यम से जीवन, मृत्यु, प्रेम और स्वतंत्रता के विषयों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। 1. गुफा का रहस्य। गुफा नाटक में एक रहस्यमय और प्रतीकात्मक स्थान है। यह केवल एक भौतिक स्थान नहीं, बल्कि मृत्यु, अंधकार और माई की शक्ति का केंद्र है। कहा गया है कि माई अंधकार को इसी गुफा में छिपाकर रखती है। गुफा उस अज्ञात शक्ति का प्रतीक है, जहाँ से जीवन और मृत्यु का नियंत्रण होता है। गुफा का वातावरण भयावह और अनिश्चित है, जो यह दर्शाता है कि मनुष्य के जीवन में ऐसे अनेक रहस्य होते हैं जिन्हें वह पूरी तरह समझ नहीं सकता। अंत में संजीव और राजकुमारी का उसी गुफा में पहुंचना ये संकेत देता है कि वे सीधे मृत्यु और नियति का सामना कर रहे हैं। 2. राजकुमारी की मानसिक अवस्था। राजकुमारी की मानसिक अवस्था नाटक में निरंतर परिवर्तनशील है। प्रारंभ में वह निराश, भावुक और मृत्यु की ओर झुकी हुई दिखाई देती है। वह जीवन से विरक्त हो चुकी होती है और आत्महत्या तक के विचार करती है। लेकिन संजीव से मिलने के बाद उसके भीतर जीने की तीव्र इच्छा और प्रेम का संचार होता है। वह प्रेम में पूरी तरह डूब जाती है और अपने जीवन को संजीव के साथ जोड़ लेती है। उसका प्रेम इतना गहरा है कि वह उसके लिए राजमहल, वैभव और यहाँ तक कि जीवन भी त्यागने को तैयार हो जाती है। अंत में उसकी मानसिक अवस्था साहस और दृढ़ता में बदल जाती है। वह माई से डरने के बजाय उसका सामना करती है और संजीव के साथ हर परिस्थिति में रहने का निश्चय करती है। 3. संजीव का चरित्र। संजीव नाटक का प्रमुख पात्र है, जो एक संवेदनशील, विचारशील और साहसी व्यक्ति के रूप में उभरता है। वह एक चिकित्सक है, जिसका उद्देश्य लोगों का जीवन बचाना है। प्रारंभ में वह अपनी माँ माई की आज्ञा का पालन करता है, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर आत्मसंघर्ष और विद्रोह उत्पन्न होता है। राजकुमारी के उपचार के माध्यम से वह माई के विरुद्ध खड़ा होता है और स्वतंत्रता तथा मानवता के पक्ष में निर्णय लेता है। उसका चरित्र विज्ञान, करुणा और स्वतंत्र सोच का प्रतीक है। वह मृत्यु और भय के सामने झुकने के बजाय उनका सामना करता है। अंततः संजीव एक ऐसे नायक के रूप में उभरता है, जो अपने प्रेम और कर्तव्य के लिए हर संघर्ष करने को तैयार है। निष्कर्ष: गुफा का रहस्य, राजकुमारी की मानसिक अवस्था और संजीव का चरित्र तीनों मिलकर नाटक के मुख्य विषय को स्पष्ट करते हैं। गुफा जहां मृत्यु और रहस्य का प्रतीक है, वहीं राजकुमारी प्रेम और परिवर्तन का, और संजीव स्वतंत्रता और संघर्ष का प्रतीक है।
इन तीनों के माध्यम से ये संदेश मिलता है कि मनुष्य को जीवन के रहस्यों और भय का सामना करते हुए अपने प्रेम और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना चाहिए। 3 पाठ के आधार पर संजीव और माई के बीच हुए संवाद का वर्णन कीजिए। उत्तर: नाटक में संजीव और माई के बीच हुए संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली हैं। ये संवाद केवल माँ बेटे की बातचीत नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु, विज्ञान और आस्था, स्वतंत्रता और नियति के बीच चलने वाले गहरे संघर्ष को व्यक्त करते हैं। इन संवादों के माध्यम से नाटक का मूल विचार स्पष्ट होता है। सबसे पहले संजीव और माई का संवाद आज्ञा और अवज्ञा के संदर्भ में शुरू होता है। संजीव एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में माई की अनुमति का सम्मान करता है, लेकिन जब वह राजकुमारी का इलाज बिना अनुमति के करता है तो माई उससे नाराज हो जाती है। यहाँ से दोनों के बीच टकराव की शुरुआत होती है। माई अपने संवादों में बार बार ये स्पष्ट करती है कि मृत्यु ही अंतिम सत्य है। वह कहती है कि मनुष्य का ज्ञान सीमित है और वह नियति को बदल नहीं सकता। उसके अनुसार औषधि केवल सहायक है, परंतु जीवन और मृत्यु का निर्णय उसी के हाथ में है। वह संजीव को उसके अहंकार के लिए भी दोष देती है और उसे चेतावनी देती है कि वह प्रकृति और नियति को चुनौती न दे। इसके विपरीत संजीव अपने संवादों में मानवता, करुणा और स्वतंत्रता का पक्ष रखता है। वह एक चिकित्सक के रूप में जीवन बचाने को अपना धर्म मानता है। वह माई के भय और नियंत्रण से मुक्त होना चाहता है और यह सिद्ध करना चाहता है कि मनुष्य अपने प्रयासों से जीवन को बचा सकता है। उसका यह दृष्टिकोण विज्ञान और तर्क का प्रतिनिधित्व करता है। इन संवादों में एक और महत्वपूर्ण पक्ष दार्शनिक गहराई का है। माई जीवन की नश्वरता और मृत्यु की अनिवार्यता पर जोर देती है, जबकि संजीव जीवन के महत्व और स्वतंत्रता की खोज पर। यह द्वंद्व नाटक को विचारोत्तेजक बनाता है और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। संवादों के दौरान माई संजीव को कई बार कठोर शब्दों में समझाती है और उसे उसकी सीमाओं का एहसास कराती है। वहीं संजीव भी साहसपूर्वक अपने विचारों को व्यक्त करता है और माई का विरोध करता है। यह दर्शाता है कि वह अब केवल एक आज्ञाकारी पुत्र नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र सोच वाला व्यक्ति बन चुका है। अंततः संजीव और माई के बीच संवाद संघर्ष, प्रेम और विचारों के टकराव का प्रतीक है। इन संवादों के माध्यम से ये संदेश मिलता है कि मनुष्य को अपने भय और सीमाओं से ऊपर उठकर सत्य और स्वतंत्रता की खोज करनी चाहिए, भले ही उसे इसके लिए कठिन संघर्ष करना पड़े। इस प्रकार ये संवाद नाटक की आत्मा है, जो कथा को गहराई, अर्थ और प्रभाव प्रदान करते हैं। 4 पाठ के आधार पर मदन और संजीव के संवाद का वर्णन कीजिए। उत्तर: नाटक में मदन और संजीव के बीच हुए संवाद अत्यंत रोचक, व्यंग्यपूर्ण और विचारोत्तेजक हैं। ये संवाद केवल 2 पात्रों की बातचीत नहीं, बल्कि जीवन, मृत्यु, अंधविश्वास, स्वतंत्रता और यथार्थ के बीच के संघर्ष को उजागर करते हैं। इन संवादों के माध्यम से नाटक का दार्शनिक पक्ष और अधिक स्पष्ट हो जाता है। सबसे पहले मदन और संजीव का संवाद हास्य और व्यंग्य से भरा हुआ है। मदन अपने चुटीले और मजाकिया अंदाज में बात करता है, जिससे वातावरण हल्का हो जाता है। वह अपने बहरूपीयपन और अभिनय के अनुभवों के माध्यम से जीवन को एक खेल की तरह प्रस्तुत करता है। इसके विपरीत संजीव गंभीर और चिंतनशील है, जो अपने उद्देश्य और समस्याओं को लेकर गहराई से सोचता है। मदन अपने संवादों में यह स्पष्ट करता है कि वह मृत्यु के भय से बचने के लिए रोज नया वेश और नाम धारण करता है, लेकिन साथ ही ये भी स्वीकार करता है कि यह केवल एक अंधविश्वास है। वह कहता है कि यदि वास्तव में ऐसा संभव होता तो कोई भी मनुष्य मरता नहीं। इस प्रकार वह अंधविश्वास और यथार्थ के बीच का अंतर समझाता है। दूसरी ओर संजीव अपने संवादों में मुक्ति और स्वतंत्रता की खोज को व्यक्त करता है। वह माई के नियंत्रण और भय से बाहर निकलना चाहता है। वह मानता है कि मनुष्य को अपने निर्णय स्वयं लेने चाहिए और जीवन का अर्थ स्वयं खोजना चाहिए। राजकुमारी के प्रति उसका प्रेम उसे इस संघर्ष में और अधिक दृढ़ बनाता है। मदन संजीव को व्यावहारिक सलाह भी देता है। वह उसे ये सुझाव देता है कि इस संसार में केवल मृत्यु ही नहीं, बल्कि जीवनदायिनी शक्तियाँ भी हैं, जैसे भगवान शिव। वह संजीव को शिव मंदिर जाकर प्रार्थना करने की सलाह देता है। इस प्रकार वह संजीव को आशा और प्रयास का मार्ग दिखाता है। इन संवादों में एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि मदन संजीव को ये समझाता है कि जीवन दुखों से भरा होने के बावजूद उसका अर्थ खोजा जाना चाहिए। वह स्वयं अपने अभिनय के माध्यम से जीवन को अर्थ देने का प्रयास करता है।
यह दृष्टिकोण संजीव को प्रेरित करता है कि वह हार न माने और संघर्ष करता रहे। अंततः मदन और संजीव के संवाद नाटक में हास्य और दर्शन का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करते हैं। मदन जहाँ यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण रखता है, वहीं संजीव आदर्शवादी और संवेदनशील है। दोनों के विचारों का यह मेल नाटक को गहराई प्रदान करता है। इस प्रकार उनके संवाद न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सत्य को भी उजागर करते हैं और दर्शकों को सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। 5 पाठ के आधार पर राजकुमारी और संजीव के प्रेम का वर्णन कीजिए। इस नाटक में राजकुमारी और संजीव का प्रेम अत्यंत मार्मिक, गहन तथा संघर्षपूर्ण रूप में प्रस्तुत हुआ है। यह केवल आकर्षण या सामान्य प्रेम नहीं, बल्कि त्याग, समर्पण और स्वतंत्रता की भावना से युक्त प्रेम है। राजकुमारी का प्रेम आरंभ में आकर्षण और भावुकता से भरा दिखाई देता है। वह संजीव के रूप, व्यवहार और साहस से इतनी प्रभावित हो जाती है कि स्वयं को पूर्णतः उसके हवाले कर देती है। वह कहती है कि उसके पास अब कुछ भी शेष नहीं बचा, सब कुछ संजीव ले चुका है। इससे स्पष्ट होता है कि उसका प्रेम संपूर्ण समर्पण का प्रतीक है। यहाँ तक कि वह संजीव को अपना जीवन तक अर्पित करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी ओर संजीव का प्रेम केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि विचारशील और जिम्मेदार भी है। वह राजकुमारी के जीवन को बचाने के लिए अपनी माँ माई के आदेश का विरोध करता है। यह प्रेम उसके भीतर स्वतंत्रता की भावना को जागृत करता है। वह समझता है कि प्रेम मनुष्य को बंधनों से मुक्त करता है और उसे अपने निर्णय स्वयं लेने की शक्ति देता है। दोनों का प्रेम सामाजिक बंधनों और नियति के विरुद्ध संघर्ष करता है। माई, मृत्यु की शक्ति उनके प्रेम के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनती है। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। वे ये निश्चय करते हैं कि जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो भी साथ। यह उनके प्रेम की चरम अवस्था को दर्शाता है। नाटक के अंतिम भाग में दोनों एक दूसरे के लिए अपने अस्तित्व तक को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे अपने वस्त्र और पहचान बदलकर एक दूसरे में विलीन होने का प्रयास करते हैं। यह उनके प्रेम की पराकाष्ठा है, जहाँ वे स्वयं और दूसरे के बीच का भेद समाप्त कर देते हैं। यह प्रेम केवल शारीरिक या सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच जाता है। कहा जा सकता है कि राजकुमारी और संजीव का प्रेम त्याग, समर्पण, साहस और स्वतंत्रता का अद्भुत उदाहरण है। यह प्रेम मृत्यु और नियति जैसी शक्तियों को चुनौती देता है और ये संदेश देता है कि सच्चा प्रेम मनुष्य को हर प्रकार के भय और बंधनों से मुक्त कर सकता है। 6 पाठ के आधार पर संजीव और राजकुमारी के साहस और संघर्ष का वर्णन कीजिए। नाटक में संजीव और राजकुमारी का चरित्र केवल प्रेम तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके भीतर अद्भुत साहस और संघर्ष की भावना भी दिखाई देती है। दोनों ही पात्र जीवन, मृत्यु और नियति जैसी शक्तियों के विरुद्ध खड़े होकर मानव आत्मबल का परिचय देते हैं। संजीव का साहस उसके विचारों और कार्यों में स्पष्ट झलकता है। वह एक चिकित्सक है जिसका उद्देश्य जीवन की रक्षा करना है। जब माई, मृत्यु की शक्ति उसे राजकुमारी का उपचार करने से रोकती है, तब भी वह अपने कर्तव्य और मानवता को प्राथमिकता देता है। वह अपनी ही माँ के आदेश का विरोध करता है, जो अत्यंत कठिन निर्णय है। यह उसके नैतिक साहस को दर्शाता है। वह मानता है कि मनुष्य को स्वतंत्र होकर निर्णय लेना चाहिए और भय से मुक्त होकर जीवन जीना चाहिए। संजीव का संघर्ष केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। एक ओर माँ के प्रति उसका कर्तव्य है, तो दूसरी ओर मानवता और प्रेम का आह्वान। इस द्वंद्व के बावजूद वह सत्य और जीवन के पक्ष में खड़ा रहता है। वह माई से मुक्ति चाहता है और यह मानता है कि मनुष्य को मृत्यु के भय से ऊपर उठना चाहिए। राजकुमारी का साहस भी अत्यंत प्रभावशाली है। प्रारंभ में वह एक भावुक और प्रेम में डूबी युवती के रूप में दिखाई देती है, परंतु आगे चलकर उसका चरित्र दृढ़ और निडर बन जाता है। वह माई जैसी भयानक शक्ति से भी नहीं डरती और स्पष्ट रूप से कहती है कि अब वह किसी से भयभीत नहीं है। प्रेम उसे भीतर से मजबूत बना देता है। राजकुमारी का संघर्ष भी बहुआयामी है। वह अपने जीवन, प्रेम और स्वतंत्रता के लिए लड़ती है। वह सामाजिक बंधनों और मृत्यु के भय को त्याग कर संजीव के साथ भागने का निर्णय लेती है। यहाँ तक कि वह अपने अस्तित्व को भी त्यागने के लिए तैयार हो जाती है। जब संजीव उसके साथ वस्त्र और पहचान बदलने की योजना बनाता है, तब वह पहले संकोच करती है, लेकिन अंततः उसके साथ खड़ी रहती है। यह उसके प्रेम और साहस दोनों को दर्शाता है। दोनों का संयुक्त संघर्ष नाटक का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। वे न केवल माई की शक्ति का सामना करते हैं, बल्कि नियति को भी चुनौती देते हैं।
उनका यह निर्णय कि जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो भी साथ उनके अटूट साहस और दृढ़ संकल्प को प्रकट करता है। अंततः कहा जा सकता है कि संजीव और राजकुमारी का साहस और संघर्ष मानव जीवन की उस शक्ति को दर्शाता है जो प्रेम, स्वतंत्रता और सत्य के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। उनका संघर्ष ये संदेश देता है कि मनुष्य यदि दृढ़ निश्चय कर ले तो वह सबसे बड़ी बाधाओं का भी सामना कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।